हिंदी साहित्य की एक सफल और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाट्य कृति जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क। कोणार्क के द्वितीय अंक के पहले दृश्य में उत्कल नरेश नरसिंह देव स्वयं महाशिल्पी विशु के कक्ष में आए हैं। कोणार्क मंदिर अब लगभग पूर्ण है और राजा उसकी भव्यता देखकर विभोर, गर्वित और भावविह्वल हैं। नरसिंह देव मंदिर की अलंकार संपन्नता देखकर विशु की प्रशंसा करते हैं। मंदिर का शिल्प उन्हें हिमालय शिखरों से प्रतिस्पर्धा करते हुए लगता है। वे चाहते हैं कि राजकवि और राजगायक भी कोणार्क की अलौकिक भव्यता को अपने काव्य और संगीत में अमर करें। विशु नम्रता पूर्वक कहते हैं कि यह सब उत्कल नरेश के कला प्रेम के कारण ही संभव हुआ है। नरेश विशु को रत्नमाला देकर सम्मानित करना चाहते हैं, किंतु विशु मना कर देता है। वह कहता है, इस सम्मान का अधिकारी मैं नहीं बल्कि धर्मपद है। आज के दिवस मैं अपने सारे अधिकार इसे सौंप चुका हूँ। नरेश आश्चर्यचकित और क्रोधित से हो उठते हैं, परंतु समझने लगते हैं जब वह बताता है कि मंदिर के शिखर की सबसे कठिन समस्या धर्मपद ने सुलझाई। उसकी प्रतिभा, साहस और परिश्रम ने कोणार्क को पूर्णता दी। नरेश धर्मपद की प्रशंसा करते हैं और उसकी प्रतिभा को स्वीकार करते हैं। धर्मपद बोलने का अवसर मांगता है। यहाँ से दृश्य का भाव बदलकर सत्ता बनाम श्रम, राजनीति बनाम कला पर आ जाता है। वह कहता है कि शिल्पियों की मजदूरी रोक दी गई थी। मंदिर पूरा ना हुआ तो शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। इस आदेश से शिल्पियों में भय छाया हुआ था। नरसिंह देव को इन सब बातों का ज्ञान ही नहीं था। उन्हें पता चलता है कि यह सब महामात्य राजराज चालुक्य की मनमानी थी। नरेश तुरंत आदेश देते हैं, शिल्पियों को पूर्ण पारिश्रमिक दिया जाए। हर शिल्पी को 10 सुवर्ण मुद्राएं अतिरिक्त दी जाएं। छीनी हुई जमीनें वापस की जाएं। शिल्पियों और धर्मपद में उल्लास भर उठता है। अचानक सूचना आती है कि महामात्य राजराज चालुक्य तीनों दिशाओं से कोणार्क को दंडपाशिक सेना से घेर रहा है। राजधानी भी उसके अधीन चली गई है। उसने स्वयं को कलिंग नरेश घोषित कर दिया है। यह राजद्रोह का विस्फोटक क्षण है। राजा, विशु, सौम्य, महेंद्र सब स्तब्ध रह जाते हैं। उसी समय प्रतिहारी शैवालिक को पकड़कर लाते हैं, जो एक पत्र महाराज को देता है, जिसमें चालुक्य ने महाराज को आत्मसमर्पण करने को कहा है। महाराज इस पत्र को पढ़कर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सेनापति सहित बंग प्रदेश में छोड़ आए हैं। ऐसे समय में जब सब घबराए हुए हैं, धर्मपद आगे आता है और राजा को युद्ध की चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। महाराज कहते हैं कि महाशिल्पी विशु ने धर्मपद को प्रधान शिल्पी का पद दिया था और आज वे उसे कोणार्क का दुर्गपति नियुक्त करते हैं। धर्मपद की वाणी शिल्पियों की आत्मा का स्वर भी है और जनशक्ति का घोष भी। वह कहता है, कोणार्क आज दुर्ग बन सकता है। 5000 जन हैं, 1200 शिल्पी और मजदूर। हथियार कम हैं, पर पत्थर, कुदाल, हथौड़ी, प्राचीर सब अस्त्र बन सकते हैं। धर्मपद पूरी रक्षा व्यवस्था का संगठन करता है। धनुर्धारी नियुक्त प्राचीर पर पाषाणों का प्रबंध, प्रतिहारियों की नियुक्ति, टोलियां बनाना और घायल शिल्पियों की चिकित्सा। उसकी संगठन दक्षता देखकर नरेश चकित रह जाते हैं। यह असाधारण क्षण है। एक शिल्पी बालक उत्कल के महान राजा का दुर्गपति बनता है। वह सबको अलग अलग कार्य सौंप देता है और खुद शिखर पर खड़े होकर निर्देशन करने का निश्चय करता है। महेंद्र के सुझाव पर यह निर्णय लिया जाता है कि किसी प्रकार दिन भर चालुक्य को
मंदिर में प्रवेश करने से रोके रखा जाए। रात में महाराज और महेंद्र जगन्नाथपुरी चले जाएंगे और दूसरे दिन चालुक्य पर आक्रमण कर देंगे। धर्मपद राजा को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह देता है। बाहर युद्ध प्रारंभ हो जाता है और शिल्पियों की गगनभेदी गर्जना सुनाई देती है। जय जय कलिंग नरेश की जय, जय कोणार्क दुर्ग की जय। सब राजा के साथ बाहर की स्थिति देखने जाते हैं, परंतु विशु अकेला सा खड़ा रह जाता है, हक्का बक्का स्तब्ध। सौम्य पूछता है, चलो विशु। पर विशु एक उलझन में कहता है कि सोमू, यह धर्मपद कौन है? कौन है? और यही यह अंक समाप्त हो जाता है।